तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे उस शख्स की जिस शख्स को मारने के, कत्ल करने के इल्ज़ाम में छोटा राजन को कल बरी कर दिया गया था। कौन था डॉक्टर दत्ता सामंत? उसकी कहानी तो हमने आपको कल सुना दी थी, लेकिन कैसी दहशत थी उस आदमी की अपने ज़माने में, पूरे मुंबई ही नहीं बल्कि मुंबई के आसपास के इलाकों में और मुंबई के बाहर गोवा जैसी स्टेट में कैसे उस आदमी का सिक्का चलता था। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि एक दौर था जब मुंबई में दत्ता सामंत के नाम की दहशत ज़्यादा थी और दाऊद इब्राहिम की दहशत उससे कहीं कम थी। पहला डी मुंबई का था डॉक्टर दत्ता सामंत, दूसरा डी दाऊद बहुत बाद में आया, बहुत बाद में। दत्ता सामंत के नाम से जब लोग खौफ खाते थे, बड़े बड़े अरबोंपति व्यापारी, फैक्ट्रियों के मालिक, बड़े बड़े ख़ानदानी लोग, उनको रातों को नींद नहीं आती थी। वो मफतलाल हो, ठक्कर सी हो, MRF टायर वाला हो, पद्मिनी का मालिक हो, गोदरेज हिंदुस्तान के अमीर लोगों में से एक गोदरेज फैक्ट्रीज का मालिक, गोदरेज ग्रुप का मालिक, इन लोगों को नींद नहीं आती थी दत्ता सामंत के डर से। इतनी दहशत थी उस आदमी की। और ऐसे आदमी को जब छोटा राजन ने मारा या मरवाया तो शायद बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो उस मौत से रोए होंगे। बहुत से किस्से हैं दत्ता सामंत के जिसको लोग मौत का मसीहा भी कहते थे, क्योंकि प्रोफेशन से डॉक्टर था, लोगों की ज़िंदगियां बचाना उसका काम था। लेकिन ट्रेड यूनियन में आके उसने जिस किस्म के काम किए वो लोगों को, बहुत से लोगों को मौत की तरफ ले गए। बहुत सारे बेरोज़गारों ने खुदकशी कर ली, बहुत सारे घरों में भूखमरी आ गई और बहुत से लोग भिखारी बन गए। और एक किस्सा आपको सुनाएंगे कि एक शख्स की माँ, जिस शख्स ने दत्ता सामंत के कहने पे वो गुनाह किया था, उसकी माँ उसी दत्ता सामंत के दफ्तर के बाहर बैठ के भीख मांगती थी, क्योंकि दत्ता सामंत ने उसके बेटे के लिए कुछ नहीं किया। बहुत से किस्से हैं दोस्तों, मुंबई भरा पड़ा है क्राइम, वाइट कॉलर हो या रेड कॉलर हो या ब्लैक क्राइम हो, जुर्म होता है। और एक जुर्म जो हम क्रिमिनल्स के साथ जोड़ देते हैं, मारा मारी, छोरेबाजी, गोलीबारी, कत्ल, ऑर्गेनाइज क्राइम, अंडरवर्ल्ड, स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, सब क्राइम है। नकली करेंसी बेचना, नकली सामान बेचना। उल्लासनगर मशहूर था एक समय नकली सामान बेचने के लिए। लेकिन ये जुर्म कभी सोसाइटी से ख़त्म नहीं होता। लोग आते हैं, चले जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, किस्से कहानियाँ वही रहती हैं। उसी किस्म के जुर्म, क्राइम सोसाइटी में एक नए रूप से आ जाते हैं। एक्सप्लॉयटेशन, गरीब को लूटना, अमीर को लूटना, ये सब काम बड़े शहरों में बड़े लेवल पे चलते हैं, छोटे शहरों में, कस्बों में कुछ छोटे लेवल पे चलते हैं, लेकिन चलते जरूर हैं। सो करते हैं बात डॉक्टर दत्ता सामंत की। कल तक हमने उसकी पूरा इतिहास आपको बता दिया, लेकिन अपनी यूनियन चलाने के लिए क्या क्या हथकंडे बरते जाते थे उनकी बात करें, और उन मजदूरों की बात भी करेंगे जिन लोगों ने पुरानी यूनियन और पुराने लीडरों को छोड़कर डॉक्टर दत्ता सामंत को चुना या उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी।
कामगार आघाड़ी, उसको चुना। उसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको बता दें कि दत्ता सामंत के स्टेज पे आने के पहले कांग्रेस की यूनियन चलती थी, इंटक, लेफ्ट पार्टी की यूनियन चलती थी, एटिक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इस किस्म की। और इसी तरह शिवसेना की कामगार सेना, और उसके साथ साथ कुछ और इंडिपेंडेंट लोग जो डिफरेंट किस्म के वर्करों में यूनियन चलाते थे। और वहाँ इलेक्शन के समय, फंडिंग के समय मारामारी होती थी, राइटिंग होती थी, खून खराबा होता था, लूट मार भी होती थी। उनमें डॉक्स में बड़े लीडर थे सर कुलकर्णी, राजा कुलकर्णी। इसी तरह वर्कर्स के बड़े लीडर थे आर.के. मेहता, उसके साथ साथ दीना मामा पाटिल, के बाद में विजय कांबले, ये सब ट्रेड यूनियन लीडर थे। और शिवसेना के लीडर मधुकर सरपोतदार, सरमालकर और मनोहर जोशी, प्रमोद नवलकर, ये सब लोगों ने अपने ज़माने में ट्रेड यूनियनिज्म में काम करके आगे बढ़े, अपना कद आगे बढ़ाया। इनमें से बहुत से लोग एमएलए बन गए, एमपी बन गए, मंत्री बने, मुख्यमंत्री भी बन गए। तो ये एक ट्रेड यूनियनिज्म का कमाल होता है जब आपके पीछे लाखों लोग होते हैं, आपकी एक कॉल पे हड़ताल कर सकते हैं, पूरे शहर में बंद करवा सकते हैं और आपका चक्का जाम कर सकते हैं। इस किस्म के काम कभी अंडरवर्ल्ड नहीं कर सकता, ना दाऊद कर सकता है, ना अरुण गवली, ना अमरनाथ, किसी ने नहीं किया, क्योंकि उनकी आम लोगों में फॉलोइंग नहीं होती थी। एक लिमिटेड फील्ड था, इनके निशाने पे सिर्फ इंडिविजुअल रहते थे, और वो भी ज़्यादातर ऐसे जिनका अपना पाक दामन नहीं होता था, इसलिए उनको चुनते थे और उनसे पैसा एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन दत्ता सामंत, जिसके पास लाखों की आर्मी थी, हज़ारों की नहीं, लाखों की, और वो लाखों लोग जिन फैक्ट्रीज में काम करते थे, उनके मालिक हंड्रेड्स में थे, 1000 में भी हो सकते, और वो सब के सब अरबोपति, करोड़ोंपति तो छोटी बात है। तो उन लोगों के साथ डील करना आप अंदाज़ा लगा सकते हो। वो मालिक जिनका प्राइम मिनिस्टर, दिल्ली के बाकी मिनिस्टर, राज्य के मुख्यमंत्री, पुलिस के चीफ, इनकम टैक्स के चीफ, कस्टम के चीफ, ये सब उनके साथ होते थे, कहते हैं उनकी मुट्ठी में होते थे। टाटा, बिरला, कंबाटा, डनलप, एमआरएफ, ये सब बड़ी कंपनी जो इन लोगों की चलती थी, एसीसी, सीमेंट, ये सब के मालिक, उनको डराना, धमकाना और उनको लाइन पे लेके आना, अपनी मांगे मंगवाना, ये काम बड़ा डी ही कर सकता था, डबल डी, डॉक्टर दत्ता सामंत, दाऊद, ये लोग बहुत छोटे थे उसके सामने कद में। और अब बात करते हैं उससे लोग डरते क्यों थे। आपको 1-2-3 एग्जाम्पल देते। बहुत साल पहले गोदरेज की जो विखरोली में फैक्ट्री है, वहाँ पे हड़ताल करवाई थी। वहाँ पहले शिवसेना की यूनियन थी और उसके बाद दत्ता सामंत की एंट्री होती है। इसके पहले कि मैं किस्से को आगे चलाऊं, आपको ये बता दूं कि दत्ता सामंत की एंट्री कैसे होती थी। ज़्यादातर मुंबई के वर्कर बहुत सियाने हैं, कई बार उसी सियानप में मार खा जाते हैं। 1.5 सियाने जब होते हैं तो मार खा जाते हैं। जब वो अपनी एफिलिएशन बदलते थे, एक यूनियन से दूसरी यूनियन में जाने का फैसला लेते थे, तो वो बोली लगाते थे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मुझे कल मेरे बहुत सीनियर मित्र, जो हमारे ज़माने में जब हम रिपोर्टिंग करते थे, तो वो खुद बताते, खुद एक बहुत बड़े ट्रेड यूनियन लीडर थे, गोवा में भी रहे हैं, वो गोवा का किस्सा भी आपको सुनाएंगे। तो उन्होंने मुझे कल बहुत सी अंदर की बातें बताई जो मुझे भी पता नहीं थी। हमारा वो
एपिसोड देखने के बाद उनके मुताबिक, क्योंकि वो खुद लीडर थे शिवसेना की तरफ से, तो जो वर्कर थे किसी भी फैक्ट्री में जहाँ डिस्प्यूट होता था वर्कर्स का और मालिकों का, तो वहाँ पे वर्कर डिफरेंट ट्रेड यूनियन के नेताओं से या उनके रिप्रेजेंटेटिव से मीटिंगें करते थे, बातचीत करते, और उनसे बहस के बाद एक ही सवाल पूछते थे, आप हमारी सैलरी में कितने % का बढ़ावा करवा के दे सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताते हैं, जब प्रीमियर की यूनियन बदली गई, प्रीमियर ऑटोमोबाइल, वो कंपनी जो फिएट गाड़ी कार बनाया करती थी, उनमें शिवसेना के लीडरों ने कहा कि हम अपनी पगार 1.5 गुना बढ़वा दें। दूसरी यूनियन वाले चले गए, कोई आर.के. मेहता या और कोई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हम आपकी जो सैलरी है महीने की वो डबल करवा देंगे। फिर तीसरे ग्रुप से मीटिंग, उसने कहा हम 2.5 गुना बढ़वा देंगे। और उसके बाद सब पूरी अंदर की खबर निकाल के दत्ता सामंत के लोग एंट्री करते थे, अंदर की खबर पूरी इनके पास होती थी, और फिर वर्कर को बोलते थे हम आपकी पगार, आपकी सैलरी 3 गुना बढ़ा के देंगे, थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी सैलरी बैक वेजेस से बढ़ेगी। जब से हम डिमांड रखेंगे तो आपका अल्टीमेटली नुकसान नहीं होगा। तो जब आज एक वर्कर को 5,000 मिल रहा है और उसको लालच दिया जा रहा है आपकी सैलरी 15,000 एक महीने में हो जाएगी, तो कौन उनकी यूनियन में नहीं जाएगा। कुर्बानी क्या, वो तो आधे लोग तो जान देने को भी तैयार हो जाते थे। तो इस तरीके से दत्ता सामंत वो बोली, जो ऑक्शन होती थी, जो वर्कर लगाते थे ऑक्शन की बोली, वो बोली का सबसे ऊपर का भाव देके दत्ता सामंत वो यूनियन खरीद लिया करता था। पैसा तो देना नहीं, खाली बोली बढ़ा दिया। अब उसमें 100% वर्कर मिलके चले जाते। बहुत सी जगह पे ऐसा हुआ जहाँ जो वेल मीनिंग यूनियन लीडर थे, उन्होंने वर्करों को समझाने की कोशिश की कि इतनी बड़ी रेड संभव नहीं है, ये आदमी आपको सपने दिखा रहा है, इसके पीछे मत जाइए। लेकिन लोगों को सपने देखने की आदत भी होती है, हमने भी बहुत सपने देखे, राजनेतागण भी बहुत सपने दिखाते हैं। हम आज भी 15 लाख रुपए का इंतज़ार कर रहे हैं, सब भारतीय है। तो इसी किस्म के सपने, वो सपनों का सौदागर DD डॉक्टर दत्ता सामंत वो दिया करता। और बहुत से केसेस में, जैसे मैंने आपको बताया, जब वो कंपनी की बैलेंस शीट देख लेता था तो बहुत से केसेस में उसकी वो डिमांड मान ली जाती थी, भले उसके चंद महीनों के बाद वो फैक्ट्री बंद हो जाए, उसका दिवाला निकल जाए, लेकिन एक बार तो वर्कर खुश हो जाते हैं। अब चलते हैं वापस। विक्रोली गोदरेज फैक्ट्री शिवसेना की यूनियन थी, उसके लीडर मनोहर जोशी, जो बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और दिल्ली में हमारी पार्लियामेंट के स्पीकर भी बने। मनोहर जोशी उसकी लीडिंग कर रहे थे और उसी दिन वहाँ पे डॉक्टर दत्ता सामंत के लोगों का वर्कर के साथ में मिले थे, आमना सामना हो जाता है फैक्ट्री के गेट के बाहर, और वहाँ पे भड़काऊ भाषणों के बाद एक बहुत बड़ा हजूम जो इकट्ठा हुआ था दोनों पार्टी का, दोनों ग्रुप्स का, उसमें भिड़ंत हो जाती, लड़ाई हो जाती है। और उस लड़ाई में देखिए नुकसान किसका हुआ। वहाँ पे ऑन द स्पॉट विक्रोली पुलिस स्टेशन के उस हमले में एक पुलिस के इंस्पेक्टर थे, पृथ्वीराज चांदगुड़े, उनकी हत्या हो जाती है। लोगों को समझाने बजाने में भीड़ में गिर जाते हैं और उनको वहाँ पे मॉब वायलेंस में पृथ्वीराज चांदगुड़े का मर्डर हो जाता है और उसको
जो वहाँ के सीनियर थे, बीबी कदम, सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, विक्रोली पुलिस स्टेशन, वो बेचारे भी उनको बचाने में कामयाब नहीं होते। और उसके बाद देखिए, जब इस किस्म की वारदातें हो जाएं यूनियन कंट्रोल करने के लिए, तो स्टेक कितना बड़ा होगा। जैसे अंडरवर्ल्ड में एक सरगना दूसरे सरगना के लोगों की हत्या इसलिए करवाता है कि उसका काम मैं हड़प कर लूँ, उसका एरिया मैं अपने कंट्रोल में ले आऊँ। उसी किस्म की हरकतें ये ट्रेड यूनियन में भी होती, क्रिमिनल एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व हो जाता था। उसी को लेके गोदरेज के घर में दत्ता सामंत के आदमी घुस जाते, और गोदरेज की बहू, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, पुरानी बात है, उनके बच्चे भी बड़े होंगे, उसके पेट में चाकू मार देते। गोदरेज फैमिली की बहू, असेंबली चल रही थी इन दिनों में महाराष्ट्र की, बहुत शोर शराबा हुआ, और उसमें जो जिस आदमी ने वो स्टैबिंग की थी, चाकू मारा था, वो डॉक्टर दत्ता सामंत की यूनियन का आदमी था, और उसका नाम था विष्णु सवारडेकर, विष्णु सवारडेकर। अब देखिए, एक आदमी ने अपने लीडर की लीडरी चमकाने के लिए, गोदरेज की फैक्ट्री की यूनियन पे कब्जा करने के लिए, इतने हाई सिक्योरिटी घर में घुस के अपनी जान पे खेल के जो उसने सोचा, उनकी बहू के पेट में चाकू मार के आ जाता है, पकड़ा जाता है, जेल चला जाता है। लेकिन डॉक्टर दत्ता सामंत की यूनियन उसकी कोई मदद नहीं करती। घर में गरीबी, फैक्ट्री बंद पड़ी है, तनख्वाह मिल नहीं रही है, तो वो औरत दुखी होके, बेबस होके, लाचार होके डॉक्टर दत्ता सामंत के ऑफिस के बाहर कटोरा लेके बैठ गई भीख मांगने के लिए। लेकिन फिर भी डॉक्टर दत्ता सामंत ने उसके लिए कुछ नहीं किया। महीनों तक वो भीख मांगती रही, और आखिर जो को वर्कर थे दूसरे, जो उस लड़के को, विष्णु को जानते थे, उसके बेटे को, वो उसको बेचारे लेके गए, कुछ पैसे वैसे इकट्ठे करके उसको राशन पानी भर के दिया, और उन लोगों ने उसका साथ दिया। अब आपको एक और किस्सा बता देते हैं। 93 के आसपास दत्ता सामंत ने सोचा कि मुंबई में बहुत हो गया, बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, तो मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ एक्सपैंड करना चाहिए। इनका एक रिश्तेदारी में भतीजा था अजीत सामंत, उसको गोवा का इंचार्ज लगा दिया जाता। गोवा में कामगार अगाड़ी की यूनिट खोली जाती है, और वहाँ पे तकरीबन 15-16 फैक्ट्रीज में इन्होंने उसी तरह घुसपैठ किया जिस तरीके से मुंबई में किया था। वर्कर्स को सैलरी का बहुत बड़ा लालच दे के घुस के, जिनमें से एक फैक्ट्री थी MRF जो टायर बनाती है, मैसूर रबड़ फैक्ट्री शायद उसका पूरा बनता है, उस फैक्ट्री में यूनियन बना ली। वहाँ पे और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज गोवा में जो उसके आसपास थी, उनमें भी अपने सेल बना लिए, और वहाँ पे जो वर्कर्स में लड़ाई होती है, पहली बार गोवा की हिस्ट्री में, इतिहास में, ट्रेड यूनियन के झगड़े को लेके 2 वर्कर्स की डेथ हो जाती है, कत्ल हो जाता है उनका, और उसमें इसको अजीत सामंत को अरेस्ट कर लिया जाता है, और फोर्ट अगवाड़ा जेल जो है वहाँ पे इसको बंद कर दिया जाता है। मर्डर चार्ज पे नहीं, भड़काने के लिए या मॉब वायलेंस के लिए करने वाले तो लोग और थे, पकड़े गए थे वो भी। अब देखिए, दत्ता सामंत के गोवा में बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए वहाँ की सरकार ने ताबड़तोड़, बहुत जल्दी, इमीडिएटली हरकत में आई और बहुत बड़ा एक्शन लिया। इस घटना के, मर्डर के तीसरे दिन वहाँ के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं एक ज़माने में। मैंने कुछ एपिसोड भी बनाए हैं कि कैसे एक दिन हम लोग
मेरी गाड़ी में बैठ के रात को गए थे मटका देखने के लिए। मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे को वो मटका चलता दिखाया गया और आधी रात को उन्होंने अपने डीजी को बुला लिया था। तभी आईजी पुलिस हुआ करते थे, आजकल डीजी हो गए हैं। कि आपके राज्य में क्या हो रहा है। खैर, तो प्रताप सिंह राणे वॉज ए वंडरफुल पर्सन, काम बहुत ईमानदारी से करते थे। उन्होंने गोवा के सब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की मीटिंग ली, जिनमें सलगांवकर जैसे और दूसरे बहुत सारे डैम्पो, दूसरे जितने बड़े बिजनेस हाउसेस उनकी सबकी मीटिंग ली और ट्रेड यूनियन लीडर को बुलाया और सब पार्टीज के जो बड़े बड़े लीडर थे, 3-4 पार्टियां की बात होती, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, तो गोमंतक पार्टी के लीडर दूसरे तीसरे बुला के और पुलिस का आईजी साथ में बैठाया, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग बैठाए और कहा कि आप इसके पहले कि इस किस्म के और ट्रेड यूनियनिस्ट बाहर से आके हमारी स्टेट का अमन व अमान खराब करें, अगर आपकी कहीं गलतियां हैं तो आप ठीक करो। जो वर्कर का हक बनता है उनको आप दीजिए, आप उनका हक नहीं मारोगे तो बाहर से आके लोगों को आपकी वर्कर की यूनियन में दखल देने की हिम्मत नहीं होगी। तो उसका असर हुआ, बहुत सारी फैक्ट्रीज ने एक बड़ा रेज सब वर्कर को दिया। आप देखिए, जब सरकार का मुखी कुछ एक्शन लेता है और लोग उसकी बात मानते हैं, उसका असर भी होता है। लेकिन इस किस्म की कोशिशें कभी मुंबई में नहीं की गई, क्योंकि गोवा बहुत छोटा है, एक लिमिटेड एरिया। मुंबई में डाइवर्सिटी बहुत है। और अब बैक टू दत्ता साहब, आप मुंबई का एक एरिया है घाटकोपर, वहाँ से एक रोड जाती है सीधी, जिसको कहते हैं ओल्ड आगरा रोड। तो जैसे ही घाटकोपर से रोड के दोनों तरफ जो इंडस्ट्री की बेल्ट शुरू होती है, वहाँ से चलते चलते घाटकोपर से साकी नाका, आगे कांजूर मार्ग, विकरोली, भांडो, मोलन होते होते थाना तक इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री है। और के मिल, सुरेंद्रा इंजीनियरिंग, आहूजा सिल्क मिल, कोई ऐसी कैलिको, कोई ऐसी फैक्ट्री बताओ जहाँ पे दत्ता सामित की यूनियन नहीं। वही में मुझे याद है वो केस मैंने रिपोर्ट किया था, उसी एरिया में साकी इलाका में एक फैक्ट्री थी, मैं नाम भूल गया उसका, जिसके वर्कर स्ट्राइक पे थे, लेकिन चोरी छिपे नाइट शिफ्ट में कुछ लोग काम करने चले जाते थे, जिनको कंपनी की एक मिनी बस में लाया जाता था दूसरे गेट से। तो इस बात की खबर एक बार दत्ता सामंत के लोगों को लग गई, जो उस फैक्ट्री में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक यूनियन पे कब्जा हुआ नहीं था। तो इन लोगों ने मौका देख के एक दिन रात को उस मिनी बस के ऊपर बेचारे निहत्थे बेकसूर वर्करों के ऊपर एक्शन से, तेजाब से हमला कर दिया। तो इस किस्म की हरकतें डॉक्टर दत्ता सामंत की यूनियन ही नहीं, दूसरी यूनियन भी इसी किस्म के काम अक्सर करते थे, और इसीलिए इनका दबदबा, इनका तहलका बहुत बड़ा। तो ऐसे आदमी का जो किस्सा हमने कल आपको सुनाया, जब 97 में मर्डर होता है, तो वहाँ पे रोने वाले कम थे। शायद खुश होने वाला तो कोई नहीं होगा, क्योंकि किसी के मरने में खुशी तो किसी को होती नहीं, लेकिन और गम नहीं था लोगों। बहुत सारे लोग आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, मर गए, दोबारा काम नहीं मिला बहुत लोगों को। ये एक ट्रेजेडी है, क्योंकि फैक्ट्री रही नहीं। 150 से ज़्यादा कंपनी, बड़ी फैक्ट्रियाँ बंद होके मुंबई से बाहर चली गई। उसी बेल्ट में जिसकी मैं बात करता हूँ, घाटकोपर से लेके मुलुंड तक, उसमें भी आधी से ज़्यादा फैक्ट्रीज आज भी बंद पड़ी। तो दोस्तों, इस किस्म के क्राइम इस देश में होते रहते। आशा करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और कल इसी किस्म का और किस्सा कहानी लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।